Good morning, students. I am Dr. Harman Singh Chauhan, Associate Professor, Chemistry, SMCC Government College, Howrah Road. You are watching my channel. Today, we are going to study thermodynamic aspect of CFT. इस टॉपिक को स्टूडेंट्स एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जाकर जो भी आप लोगों को कोई परेशानी है, प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, जिससे मैं अपने चैनल पर सुधार कर सकता हूं मैं। चलो अब हम आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। जैसे कि आप लोगों सभी को पता है कि CFT का एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो यह है कि जब हम मेटल आयन के जो d ऑर्बिटल हैं उनके पास कोई भी नॉन लीनियर क्रिस्टल फील्ड लगाते हैं, जैसे टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, तो उससे क्या होता है कि जो डीजेनरेट d ऑर्बिटल हैं उन वो अलग अलग रिपल्शन फील करते हैं अकॉर्डिंग टू दियर ओरिएंटेशन। अलग अलग रिपल्शन फील करते हैं जिससे उनमें स्प्लिटिंग हो जाती है और कुछ हाई एनर्जी के ऑर्बिटल बनते हैं और कुछ लोअर एनर्जी के। मतलब 5 जो ऑर्बिटल है उसमें से कुछ हाई एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, कुछ लोअर एनर्जी पे। उनकी टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। अब इलेक्ट्रॉन जो हम भरेंगे तो जैसे हम लोअर एनर्जी लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो उससे कॉम्प्लेक्स जो है स्टेबल होगा, और हम हाई एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो उससे उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। चूँकि क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा CFSE जिसे हम कह रहे हैं अधिकतर रासायनिक अभिक्रियाओं के ऊर्जा परिवर्तन के लगभग बराबर होती है, और रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा परिवर्तन ऊष्मागतिकीय गुणधर्मों से संबंधित है। इसलिए CFSE को संक्रमण धातु आयनों से निर्मित संकुलों के ऊष्मागतिकीय गुणधर्मों के साथ सहबंधित किया जा सकता है। अब इसमें आप देखिए कि जब d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होगी तो जो लोअर एनर्जी लेवल आएगा, हम अष्टफलकीय की बात कर रहे हैं, लोअर एनर्जी लेवल में T2G में इलेक्ट्रॉन जाएंगे जिसमें 3 होते हैं, DXY, DYZ और DZX, और ऊपर होते हैं 2 हैं Eg के 2 ऑर्बिटल हैं, DX2, Y2 और DZ2। नीचे के ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है -0.4 डेल्टा O। 0.4 डेल्टा होती है, माइनस का मतलब यह है कि एनर्जी कम हो रही है। और ऊपर जब इलेक्ट्रॉन जाएगा Eg में तो 0.6 डेल्टा O एक इलेक्ट्रॉन की है, प्लस का मतलब है एनर्जी बढ़ रही है। तो इसलिए टोटल एनर्जी CFSE को हम कैलकुलेट करें तो ये जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, CFSE जो टोटल कैलकुलेट करेंगे तो -0.4 इंटू एक्स T2G के इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 इंटू वाई जो है वो Eg के इलेक्ट्रॉन है। जितने भी इलेक्ट्रॉन उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो उसका नेट CFSE होगा। अब हम ये देखते हैं, अब हम स्टूडेंट से देखते हैं कि जो ये है D0 से, अगर हम D10 की बात करें, D0 से D10 नहीं, D0 और जो D10 है उसमें स्थिति यह है कि हम इसमें प्रबल संकुल लें या दुर्बल, दोनों में ही CFSE शून्य होगी, क्योंकि जितने ऑर्बिटल है उतने के उतने इलेक्ट्रॉन हमने फुलफिल कर दिए। तो D0 D10 के अंदर जो है वो CFSE शून्य होती है। इसके अलावा D5 की अगर हम बात करें तो अगर वीक क्षेत्र है तो CFSE शून्य होगी, क्योंकि 5 ऑर्बिटल है, पाँचों में एक एक इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गए। तो ऐसी स्थिति में जो इसकी CFSE जो है वो शून्य होगी। लेकिन हाँ, अगर हम प्रबल क्षेत्र लें D5 के लिए तो थोड़ी बहुत इसके अंदर CFSE कैलकुलेट की जा सकती है। इस तरह से इनकी जो CFSE है वो कैलकुलेट होगी। अब हम एक दूसरा टॉपिक जो है वो हम ले रहे हैं इनकी हीट ऑफ हाइड्रेशन, जलयोजन ऊर्जा। जलयोजन ऊर्जा का अर्थ यह है कि कोई भी मेटल आयन, जैसे हमने इसमें स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, कोई भी मेटल आयन अपनी गैसेस स्टेट में जब इन एक्सेस में H2O के साथ, जल के साथ रिएक्ट करता है तो उस मेटल आयन से जल के मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जो एनर्जी निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, जो एनर्जी निकलती है उसे हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन, जलयोजन ऊर्जा। तो जैसा स्क्रीन पर दिखाया गया है, M2+ आयन है, डाइवेलेंट कैटायन है, ये गैसेस स्टेट में है, इसने जल की अधिक मात्रा के साथ रिएक्शन की तो MH2 6+2 प्रकार का कॉम्प्लेक्स बना है। इसमें H2O के जो 6 लिगेंड थे वो मेटल आयन के साथ जुड़ गए हैं,
और एक कॉम्प्लेक्स बना और कुछ एनर्जी निकली, उस एनर्जी को हमने कहा जलयोजन ऊर्जा, हीट ऑफ हाइड्रेशन। अब इसमें ऐसा कहा जाता है कि जितनी ये हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा निकलेगी उतना ही मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होगा, तो उतना ही स्ट्रांग होगा। अब ये इस बात पर तय करेगा कि जो लिगेंड इसमें जुड़ा है वो स्ट्रांग है या वीक है। अगर लिगेंड स्ट्रांग होगा तो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है वो भी स्ट्रांग हो जाएगा, वीक होगा तो वो भी वीक हो जाएगा। अब इस स्थिति में यह है कि यदि इन आयनों की जलयोजन ऊष्मा और इनकी जो परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर, उसमें हम ग्राफ खींचें। हम बात कर रहे हैं 3D के आयंस की, 3D के जो डाइवेलेंट कैटायन हैं, जो हम अगर उनका एटॉमिक नंबर की बात करें तो यह है 21 से 30 तक। इसके अगर इसमें हम कैल्शियम को भी ले लें तो 20 से 30 तक जो हैं आयन, इनकी हम बात करें Ca+2 से Zn+2 तक, इनके अगर रिएक्शन हम कराएं जल के साथ और इनसे जो हाइड्रेशन एनर्जी निकल रही है उसको कैलकुलेशन करें, हम ग्राफ बनाएं, तो जलयोजन ऊर्जा और एटॉमिक नंबर के बीच में जब हम ग्राफ अगर खींचते हैं तो थ्योरेटिकल ग्राफ इस तरह से आएगा जैसे एक स्ट्रेट लाइन है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है। इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर जो डॉट वाली लाइन दिखा रखी है इसमें डायग्राम में, ग्राफ में डॉटेड लाइन ये जाएगा। ऐसा इसलिए थ्योरेटिकल है ये, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, कैल्शियम से जिंक की तरफ जब हम जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, इनकी जो त्रिज्या है वो कम होती जा रही है। त्रिज्या कम होगी तो क्या होगा, इनकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, इनकी एनर्जी इंक्रीज़ होगी। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली इस तरह से होता है ये, इसमें जो ऊपर जो दो कर्व बना रखे हैं हमने, ये कर्व जो है वो इनकी हाइड्रेशन एनर्जी को शो कर रहे हैं, हाइड्रेशन एनर्जी को शो कर रहे हैं, और इनके बीच का जो गैप है एरो बना रखा है ये इनकी CFSE को शो कर रहा है। तो डायग्राम को देखने से पता चलता है कि V2+ जिसका D3 है, Ni2+ जो D8 है ये मैक्सिमा शो कर रहे हैं, तथा Ca+2 जिसका कन्फिगरेशन D0 है, Mn+2 D5 है, Zn+2 D10 ये मिनिमा शो कर रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि D0, D5 और D10 क्योंकि इनकी CFSE 0 है, इसलिए इनकी कैलकुलेटेड हाइड्रेशन एनर्जी और प्रैक्टिकल हाइड्रेशन एनर्जी दोनों सेम है। D0 से D5 तक जब हम जाएंगे तो इनकी CFSE इंक्रीज़ होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग इनकी जो हाइड्रेशन एनर्जी भी इंक्रीज़ हो रही है। D3 के CFSE ज़्यादा होती है, उसका हाइड्रेशन एनर्जी भी ज़्यादा है। इसी प्रकार हम D5 से D10 की तरफ जाएँ तो जैसे जैसे हम जाएंगे तो उनकी CFSE इंक्रीज़ हो रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग उनकी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो भी इंक्रीज़ होती जा रही है, और D8 पर मैक्सिमा प्राप्त होता है क्योंकि वहाँ उनकी जो CFSE वो भी अधिक होती है। अब इसमें हम ये देखें तो चूँकि D0, D5 और D10 के लिए उच्च चक्रण अष्टफल की संकुलों में MH6+2 की जो क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा है CFSE, वो अगर आप देखें तो इनकी जो CFSE है वो अधिक है D3 और D8 की, तो इस वजह से जो है इनकी CFSE ज़्यादा होने से इनकी हाइड्रेशन एनर्जी भी ज़्यादा है। अब इसमें हम जो दूसरा स्टडी कर रहे हैं वो ये है कि लैटिस एनर्जी को हम डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट में लैटिस एनर्जी में क्या होता है कि जब मेटलाइन लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाता है तो जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को हम कहेंगे लैटिस एनर्जी, और ये एनर्जी जो है वो मेटल और लिगेंड को बांधे रखने का काम करती है, इनको बांधे रखने का काम करती है। अब इसको भी हम डायग्राम में देखें तो जैसे हमने पहले वाले ग्राफ के अंदर देखा उसमें भी उसी के अकॉर्डिंग है ये ग्राफ में देखा, कैल्शियम से लेकर जिंक तक जो है थ्योरेटिकल इनके जो लैटिस एनर्जी वो इंक्रीज़ हो रही है। कैल्शियम से जिंक तक Ca+2 से Zn+2 तक हम जो है 3D के मेटलाइन पर चर्चा कर रहे हैं। हम लैटिस एनर्जी और एटॉमिक नंबर के बीच में ग्राफ खींचा तो ये ग्राफ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। इंक्रीज़ इसलिए हो रहा है क्योंकि इनका जो एटॉमिक नंबर जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रहा है तो इनका जो साइज़ है वो डिक्रीज़ हो रहा है। साइज़ डिक्रीज़ होने से इनकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, बॉन्ड को तोड़ना कठिन हो जाएगा तो इनकी एनर्जी इंक्रीज़ होगी, तो लैटिस एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। इस थ्योरी के अनुसार हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो इनकी एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन
लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली अगर जब हम देखते हैं तो ये होता है कि CFSE को अगर हम चेक करें तो ऐसा होगा कि D0, D5 और D10 इनकी CFSE शून्य होती है। इसीलिए इनकी प्रैक्टिकल लैटिस एनर्जी और थ्योरेटिकल लैटिस एनर्जी दोनों बराबर है। लेकिन जैसे जैसे हम D0 से D5 की तरफ जाएंगे, CFSE इंक्रीज़ होगी, CFSE इंक्रीज़ होगी तो इनकी लैटिस एनर्जी भी इंक्रीज़ होती है। और जैसे पहले वाले ग्राफ में बताया था, D3 और D8 इनकी CFSE अधिक होती है। अधिक होने के कारण इनकी जो लैटिस एनर्जी है वो भी अधिक होगी। इसके अलावा बाकी जो है उनकी उसी क्रम में CFSE कम होती जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग इनके लैटिस एनर्जी भी कम होगी। यदि हम इनके प्रैक्टिकल हाइड्रेशन एनर्जी उसमें से CFSE को अगर हम माइनस कर दें तो इनकी थ्योरेटिकल लैटिस एनर्जी जो ग्राफ में बताई गई है वो प्राप्त होगी। आज का अपना टॉपिक बस इतना ही है। आप इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।